नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के फिर से लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। क्या हाल चाल है भैया आप सबके? मैंने सोचा एक यूट्यूब क्लास आपके लिए रख दी जाए आज सुबह-सुबह, क्योंकि थोड़ा-सा अभी इमरजेंसी से मैं गुज़र रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा मुझे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे। क्या हाल चाल है आप सबके? जल्दी-जल्दी कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें। आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपके लिए प्रश्नों की कुछ श्रृंखला लेके आ रहा हूँ सर। और प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो पिछले साल डिस्कस हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सर, और कुछ चीजें आपको बताते हैं और आपसे कुछ पूछेंगे भी। ठीक है, चलिए एक बार लिंक को शेयर कर दें सारे लोग फटाफट, और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाए। तो चलिए, अनअकैडमी में आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस और करंट अफेयर के लिए हम लोग यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। देखिए यह अनअकैडमी की, सर ध्यान रखिएगा, यह अनअकैडमी की फ्री क्लास है। इसको सर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और यही नहीं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटरों के साथ अपने पीसीएस की तैयारी को, अपने आरओ की तैयारी, या अपने यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जिस भी टीचर को आप जानते हैं उसका कोड जरूर अप्लाई कर दिया करें, DSYT लाइन, ये मेरा कोड है। इस कोड को लगा के 10% की आप छूट पा सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। अनअकैडमी पे कोई वो कोर्स बाई करना है, आप DSYT लाइव कोड लगाएं कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस, और आपको 10% का छूट मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप यदि आप डाउनलोड करते हैं सर, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के, इसमें भी आप कोड डाल के, मेरा DSYT लाइव या दीपेंद्र रिटर्न कोड डाल के अपनी फ्री क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हैं। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की फ्री क्लास जो चल रही है उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के क्या फायदे हैं सर? अनेक फायदे हैं। कभी भी कहीं भी लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, इंटरेक्ट कर रहे हैं आप इंडिया के लार्जेस्ट और सबसे बेस्टेस्ट एजुकेटर्स के साथ। आपको एक्सेस मिलेगा बहुत सारे कोर्सेज का। आपको एक एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। आपके मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, और हमारे यहाँ तो हैंड रेस की सुविधा भी उपलब्ध है सर। यदि आपको हाथ उठा के कुछ बात करनी है, टीचर से, एजुकेटर से डाउट पूछना है, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लासेस चलती हैं, आधे घंटे बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेज हैं, वर्कशॉप वगैरह, स्ट्रेटजी सेशन और मास्टर क्लास भी ऑर्गेनाइज की जाती है। यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है यदि आप थोड़ा-सा पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, और आप यदि टैलेंटेड हैं, तो अनअकैडमी उन टैलेंटेड व्यक्तियों को भी मौका ज़रूर देता है। एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होती है जिसमें जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, पीसीएस के प्रीलिम के जैसे। यदि आप इस टेस्ट सीरीज में रैंक फर्स्ट हासिल हासिल करते हैं सर, रैंक फर्स्ट स्कोर करते हैं, तो 1 साल के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, जो कि 9,000 रुपए करीब है, आपको 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी अपने तरफ से मुफ्त में देगा। यदि आपकी रैंक 2 से 3 आती है, तो 1 साल के प्लस पे 50% का स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी देगा सर। और यदि आपकी रैंक 4 से 25 आती है, तो 1 साल के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी आपको अपने साइड से देगा। इसके अलावा विजयी भुआ पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज है, तो मेंस के बच्चे जिनका प्री निकल गया जरूर ज्वाइन करिए। प्लस पे आने के बाद वैसे भी सारी चीजें फ्री हो जाती है। करंट अफेयर चलता रहता है बूस्टर मंडे टू फ्राइडे, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, है ना। 8 बजे से 8 बजे रात से चलता है बेटा। प्रगति इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी उद्गम आरओ 2021 मेंस पेपर 2 एंड 3 चल रहा है, जरूर ज्वाइन करें। और आरओ 2021 का मेंस चल रहा है, इसको जरूर आप लोग फटाफट ज्वाइन करें। ठीक है, प्रिपरेशन एंड गाइडेंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, कह रहा है ईस्ट और मशरूम, कह रहा है ईस्ट और मशरूम क्या है? जल्दी से बता दें आप सब फटाफट। बेटा बैटरी लगा दो जरा। ईस्ट और मशरूम क्या है?
कोई कमेंट करके बताए फटाफट कि ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं। सवाल है, जिम्नोस्पर्म है, फफूंद है, या गांठदार जड़ें होती हैं। जल्दी से बताओ, फटाफट जवाब दीजिए। देखते हैं कौन सही बताता है, जल्दी से बताएं। हम्म। कोई जवाब नहीं दे पा रहा यार, कैसे काम चलेगा। चलिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, इसका जो सही जवाब है सर, वो बिल्कुल कुछ लोगों ने सही दिया है। फफूंद इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात बताओ, फंजाई के बारे में कभी सुना है? फंजाई को सब लोग जानते हैं बेटा, देखा भी होगा सर। देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि आप ब्रेड वगैरह खा के यदि डाइनिंग टेबल पे अपने छोड़ दें, तो ब्रेड खाने के बाद जब आप डाइनिंग टेबल पे छोड़ देते हैं और 2 दिन तक उसको छोड़ा रहने दीजिए, वहीं से खुला रहने दीजिए, तो आप देखते हैं कि एक सफेद धागे जैसी संरचना बन जाती है। ब्रेड व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सफेद धागे के जैसी संरचना बन जाती है। अब ये सफेद धागा जो है, इसी को हम लोग फंजाई बोलते हैं। फंजाई हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और ना तो प्लांट के लिए। फंजाई की जो डिजीजेस होती हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा कि जल्दी खत्म नहीं होती। यदि खत्म भी हो जाती हैं तो रिपीट कर देती। इसके इसके बारे में कोई बता सकता है? एंटीबायोटिक लेने पे बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो जाती है, वायरल खत्म हो जाती है, लेकिन फंगल डिजीज लॉन्ग लास्टिंग चलती रहती है। जैसे रैशेज आपकी बॉडी में पड़ गए, रिंगवर्म आपको यदि हो गया, तो वो जल्दी खत्म नहीं होता। इसका कोई रीजन बता सकता है? क्या रीजन है? हम्म। इसका कुछ रीजन भी तो होता है सर, ध्यान रखिएगा। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रीजन जो सबसे बड़ा है कि फंजाई भी एक प्रकार का यूकैरियोट है, और आप भी एक प्रकार के क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। और यूकैरियोट और यूकैरियोट की जो बॉन्डिंग चलती है ना सर, बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है सर इसकी, कि ये खत्म ही नहीं होता है। बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। तो फिर से रिपीट कर देता है। अच्छा, 80% प्लांट में बेटा जो डिजीजेस होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंजाई के द्वारा होती है। तो बताइए। अच्छा, ये हो गया फंजाई का नेगेटिव रोल सर। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ फंजाई एडिबल भी होते हैं। थोड़े बहुत फंजाई ऐसे हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मशरूम एक प्रकार का एडिबल फंजाई है। बहुत लोग मशरूम को खाते भी नहीं, आपको पता है? बहुत लोग मशरूम खाते नहीं, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सड़े गले चीजों पे निकलता है, कोई चीज डेड हो जाता है तो निकलता है। बिल्कुल सही चीज है, मशरूम का ये नेचर होता है सर। मशरूम जो है वो सैप्रोफिटिक नेचर का होता है। मशरूम क्या है? दीज आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड चीजों को खाते हैं। ये डिकम्पोज करता है सर, खाने से पहले ये चीजों को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उगता है। देखिए, कहीं पे काउडंग है, कहीं पे पेड़ गिर गया है, कहीं पे कुछ सड़ गया है, मशरूम ग्रो कर जाएगा। लेकिन मार्केट में जो मशरूम आ रहे हैं सर, वो कल्टीवेटेड होते हैं। वो कल्टीवेटेड है, उनकी खेती की जाती है। उनको सड़ी गली चीजों, ऐसे डेड चीजों पे नहीं ग्रो कराया जाता, उनको खाना दिया जाता है ना? प्रॉपर उनको चीजें दी जाती हैं, उसके बाद वो ग्रो कराए जाते हैं। तो मशरूम बहुत ही बेस्ट सोर्स है न्यूट्रिएंट का, प्रोटीन का, मिनरल्स का। तो आप लोग जरूर मशरूम जरूर खाया करें। मशरूम इज नॉनवेज में एक्चुअल में नहीं है, होता फंजाई है, वो अलग बात है, लेकिन कल्टीवेटेड है। ठीक है। और ईस्ट वगैरह का प्रयोग तो आजकल एथेनॉल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, एथेनॉल के प्रोडक्शन में। मोदी जी ने भी एथेनॉल प्रोडक्शन पे जोर दिया है कि नहीं? एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो फटाफट आ जाए। ये जिम्नोस्पर्म, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बेटा प्लांट की एक कैटेगरी होती है। ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म एक प्रकार की प्लांट की कैटेगरी है, जिसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं ओनली, बस। बाकी इसमें ना तो फल होता है ना तो फूल होता है, ओनली नेकेड सीड आर प्रेजेंट। जैसे पाइनस और साइकस का नाम आपने सुना होगा, तो पाइनस और साइकस बेटा यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ट्यूबरस रूट का मतलब होता है गांठदार जड़ें, ये पाई जाती है दलहनी फसलों में से। गांठ इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को रहना है और नाइट्रोजन को फिक्स करना है। ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी इज द राइट। आइए नेक्स्ट।
ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है, चलिए जल्दी से, कोई बात नहीं, नकल हो गई। बता दीजिए मशरूम क्या है? फिर से वही क्वेश्चन एक बार, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का क्या है? तो कवक हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस पे मूव करते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को किस चीज से देखा जा सकता है? खुली आंख के द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा, हैंड लेंस के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा? जल्दी से बता, फटाफट। देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताएं। हम्म, जल्दी से बता दे बेटा, फटाफट। हम्म, बैक्टीरिया को खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? अब मेरी बैक्टीरिया के बारे में बात चल रही, सुन रहा होगा, कमरे में आसपास हर एक जगह बैक्टीरिया मौजूद होता है सर, ध्यान रखिएगा। हर एक जगह बैक्टीरिया उपस्थित है। किचन में अलग बैक्टीरिया, आपके डाइनिंग हॉल में अलग, बेडरूम में अलग, है ना, टेरिस पे अलग, रोड पे अलग, डस्ट में अलग। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपके फोन की स्क्रीन पे पाया जाता है, आपको पता है? एक टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया आपके फोन की स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है। सोचिए, कितनी गलत बात है। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल करना मतलब बैक्टीरिया को न्योता देना है। कुछ लोग तो वीडियो कॉल पे खाना खाते हैं सर। आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, दूसरे का फोन भी कभी इस्तेमाल ना करें। देखिए, आप जो थोड़े से पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जिनको इस बारे में पता होता है, वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के फोन से बात नहीं करते। यदि बात भी करेंगे तो बोलेंगे सर स्पीकर पे कर दीजिए, या फोन हैंकरचीफ से पकड़ते हैं, रुमाल से पकड़ते हैं। वो रीजन यही है। हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गया है, देखो कितने नखरे हैं इसके, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में आप किसी दूसरे फोन का व्यक्ति, दूसरे फोन किसी दूसरे व्यक्ति के फोन को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसके सारे फोन के बैक्टीरिया आपको ट्रांसफर हो गए सर। उसके बाद हाथ जरूर धुलना चाहिए। कभी भी यदि आप दूसरे व्यक्ति के फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाथ जरूर धुलें, नहीं तो बीमारियों को न्योता दिया जाए। अब दूसरी बात ये कि टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया फोन की स्क्रीन पे प्रेजेंट कैसे होता है? इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। फोन एक ऐसी कॉमन चीज है जिसको आप हर एक जगह यूज करते हैं, बेडरूम में भी, टेरिस पे भी, छत पे भी, सीढ़ियों पे भी, वॉशरूम में भी, हर एक जगह आप यूज करते रहते हैं फोन। और हर एक जगह का बैक्टीरिया फोन पे पाया जाता है। आप तो नहाते हैं सर, आपके कपड़ों पे भी, आपके ऊपर भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, लेकिन आप बढ़िया साफ सुथरा होकर नहा लिए, डिटॉल विटॉल डाल के, सैनिटाइजर डाल के एकदम मत। फोन को कितनी बार नहलाया, नहला देंगे खराब हो जाएगा। तो हर एक तरीके का बैक्टीरिया फोन पे प्रेजेंट होता है। तो हाँ, आप जरूर कॉटन में, कॉटन स्लैब लेके उसको थोड़ा सा सैनिटाइज कर कर सकते हैं फोन को भी, ठीक है। अल्कोहल लगा के अपने फोन को सैनिटाइज करें, जिससे कि बैक्टीरिया फ्री रहे। अच्छा, बैक्टीरिया हर एक जगह प्रेजेंट है लेकिन दिखाई नहीं देता सर, इसका मतलब कि खुली आंख के द्वारा तो आप इसको देख नहीं सकते, हैंड लेंस के द्वारा भी नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम तब करते हैं जब हमको वायरस को देखना है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से करीब 100 गुना छोटा होता है। विषाणु होता छोटा है, लेकिन खतरनाक बहुत होता है विषाणु, वायरस, ठीक है। तो साइज पे मत जाइएगा। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे छोटा अगर ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो वो वायरस ही होता है सर। बिल्कुल नहीं दिखते हमको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलाने वाले इंजीनियर होते हैं सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो हम लोग भी चला लेते हैं, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थोड़ा खतरा भी रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम्स रहती है, म्यूटेशन होने का खतरा भी रहता है, ठीक है। तो वायरस को देखने के लिए अपन लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, बाकी बैक्टीरिया को देखने के लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, रेडी सारे लोग? चलो आ जाओ। कह रहा है स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है, वह कौन सा आम है? जल्दी से बताएं। अल्फांसो, दशहरी, नीलम, या लंगड़ा? एक आम की प्रजाति है सर, जो कि अमेरिका में बहुत जाती थी, लेकिन स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या होगी कि अमेरिका ने इंडिया के इस आम को लेने से मना कर दिया। बोला सर, अगर आपका आम हम लेंगे तो आप में ऐसी गंभीर समस्या है कि हमारे यहाँ की फसलें, हमारे यहाँ के भी मैंगोज इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जबकि बहुत ही शानदार आम की वैरायटी है ये। जल्दी से जवाब दें आप लोग, और जीआई टैग भी मिला हुआ है सर। चलो थोड़ा सा नकल करा देते हैं, महाराष्ट्र में प्रेजेंट होता है। आप बता दो जल्दी से, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए, फटाफट। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ।
बस नहीं लग पा रहा दिमाग। कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग का नीलम भी आ रहा है, नीलम लंगड़ा ये भी बता रहे हैं। एक्चुअल में बेटा अल्फांसो होता है। अल्फांसो आम को जीआई टैग भी मिला हुआ महाराष्ट्र में, बहुत ही शानदार आम होता है सर। अमेरिका इसका बहुत बड़ा खरीदार था, लेकिन जब से स्पंजी टिश्यू एक बीमारी आ गई, इसमें क्या होता है कि आम एकदम पल्पी हो जाता है ना, एकदम फ्लफी हो जाता है, उसके ऊपर व्हाइट ब्लैक कलर की लेयर भी जमनी शुरू हो जाती है, तो एक बड़ा टेस्ट भी खराब हो जाता है और आम डिटेरियोरेट भी हो जाता है फिजिकली भी और केमिकली भी। तो अल्फांसो आम है वो, जिसमें यह गंभीर समस्या है, और अब यह एक तरीके से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इसी टिश्यू, इसी बीमारी के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ लोग का जवाब सही भी आया था। नाइस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नया नई हाँ, जो प्रकृति में नया पाया जाता है, नई पाया जाता है, ये लिखा हुआ है। प्रकृति में दैट इज न्यू इन नेचर, ये पूछा जा रहा है, ठीक। नई किस्म की वैरायटी है जिसको मानव ने लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में तैयार किया है, और यह कौन सा अनाज है ये बताना है। बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल या सोयाबीन। और सर ये फ्री क्लास है, ध्यान रखिएगा। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जरूर कोड का इस्तेमाल करें, दीपेंद्र 10 या DSYT लाइव, मैंने पहले ही बताया था। जल्दी से जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल विच इज न्यू इन नेचर। बताओ। जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से बोलिए। कैसे काम चलेगा ऐसे भाई। हम्म कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें सही जवाब जो है सर वो ट्रिटिकेल है। सही जवाब जो है वो कौन सा है, पेन खो जाए तो मेरी। हाँ ये है। सही जवाब है सर, ट्रिटिकेल इज द करेक्ट आंसर। अब ट्रिटिकेल क्या है। यह गेहूं और राई से मिलकर बना हुआ है। साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, गेहूं के मादा परागण को लिया और राई के मेल परागण या नर परागण को लिया। ध्यान से देखिएगा सर, टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है ये। मादा परागण गेहूं से लिया गया और राई का मतलब होता है सर सरसों, राई का मेल परागण लिया। अब ये फीमेल और मेल पॉलिंग्रेन को परागण को मिला दिया, तो एक तरीके से जाइगोट वाली संरचना बन गई, और इस जाइगोट से एक नई चीज विकसित हुई, एक नया अनाज विकसित हुआ, जिसका नाम हमने रखा ट्रिटिकेल, है ना। तो ट्रिटिकेल ध्यान रखिएगा सर, इसकी रोटी तो बहुत अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर सरसों की वजह से थोड़ा खराब हो जाता है। सरसों का टेक्सचर ब्लैकिश थोड़ा होता है, तो रोटी बड़ी ब्लैक टाइप की बनेगी यदि आप बनाएंगे तो। बाकी इस ट्रिटिकेल को हम लोग पशु के चारे के रूप में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत ही शानदार वैरायटी है, जिसमें कि स्टार्च का काफी कंपोजिशन है ना। स्टार्च के अलावा इसमें अमीनो एसिड्स भी पाई जाती हैं, इसमें कुछ फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट है। मिनरल के सोर्स से अगर देखा जाए तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर कैटल्स एंड ऑल, है ना। लेकिन आपके लिए ये अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती नहीं, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एक ऐसी वैरायटी है जिसको गेहूं और सरसों को मिक्स करके लेबोरेटरी में बनाया गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। भैया कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ लें। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से पूछो फटाफट। कमेंट तुम लोग लेट करते हो, जल्दी से बताओ। आगे बात समझ में, चलो क्रिटिकल, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इस सबको इंपॉर्टेंट एकदम लगा के रखा करिए हमेशा। कब पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं, कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल वैरायटी, आइए नेक्स्ट बताइए। ये हो चुका है, चलिए। निम्न रेशे में से कौन सा रेशा या कौन सी चीज इनमें से ऐसी है जो तने का उत्पाद नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। मतलब इनमें से सारे स्टेम के उत्पाद हैं, एक ऐसा है जो स्टेम का उत्पाद या प्रोडक्ट नहीं है। जवाब दे, सन, पटसन, जूट, कपास। जल्दी से बताएं फटाफट।
हुआ, बताइए। हम्म। किसी का जवाब नहीं आ पा रहा। दिमाग लगाओ। चलिए मैं बता देता हूँ। इनमें से जो चीजें भी आप देख रहे हैं, चाहे सन हो, चाहे पटसन हो, चाहे जूट हो, ये सब स्टेम के प्रोडक्ट है बेटा। और कहीं ना कहीं इन चीजों से आप परिचित भी होंगे, रस्सी वगैरह भी बनाई जाती है इन सब चीजों से। गांव वगैरह में देखते हैं आज भी ताऊ जी लोग या बाबा लोग, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके पास खेत में बैठे हैं, कोई काम नहीं समझ में आ रहा है तो रस्सियां ही बना रहे हैं जूट पटसन और सन से। लेकिन एक्चुअल में कपास जो होता है, कपास, रुई, रुई समझते हैं ना, कॉटन, रुई, यह सीड से आता है बेटा एक तरीके से। ये फ्लावर है, ब्लूम करता है, फ्लावर से निकाल रहे हैं इसको, एक तरीके से बीज से प्राप्त होने वाली प्रोडक्ट है ये ना, कपास, रुई। बहुत सारा यूज भी करते हैं हम लोग इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना। और भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रुई का, कॉटन का। तो कॉटन फ्रूट है, फ्लावर है, इन सब चीजों का प्रोडक्ट है। ठीक है। फ्रूट है इसका मतलब तो फ्लावर होगा ही सर, है कि नहीं। फ्रूट की डेफिनेशन आपको बताई थी हमने। फल का विकास बिना फूल के कभी नहीं हो सकता है। यदि किसी चीज में फूल नहीं है तो फल कभी नहीं बन सकता। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था प्लस क्लास में कि एक पौधा है, मतलब पौधा नहीं, पेड़ कहेंगे उसको, पाइनस जेरेटियाना का एक पेड़ होता है, जिससे कि चिलगोजा फल निकाला जाता है। लेकिन चिलगोजा भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो फल नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होता। लेकिन चिलगोजा एक सीड है, बीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं हम एज अ ड्राई फ्रूट, तो उसको दर्जा दे दिया गया है जिसका फल का। आई बात समझ में। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए फटाफट। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किस में? मानव रुधिर में, खरगोश के ब्लड में, लेग्यूम ग्लैंड्स में, मुर्गे के रुधिर में। तो ऑप्शन तो बड़े अच्छे हैं, जल्दी से जवाब दें। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? जल्दी से बताइए, फटाफट। ये भैया जल्दी। हम्म। दिमाग लगाओ। मानव रुधिर में? अच्छा। लेग हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन पाई जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, वो तो हीमोग्लोबिन बोला जाता है बेटा उसको। लेग हीमोग्लोबिन क्या है ये पूछा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग मुर्गे के रुधिर में बताएंगे। अच्छा, दिमाग लगाओ, दिमाग और दिमाग लगाओ। लेग हीमोग्लोबिन। हम्म। चलिए मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में लेग हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन जैसा ही प्रोडक्ट है। हीमोग्लोबिन से कंफ्यूज मत होइएगा सर, हीमोग्लोबिन तो ब्लड में प्रेजेंट होता है सर। और ब्लड का कलर जो लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हीम एक आयरन रिच कंपाउंड है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को और CO2 को कैरी करता है। बात है यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने किसी दलहनी फसल को उखाड़ के देखा है? दलहनी फसल का मतलब है सर, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, इन सब चीजों को क्या कभी आपने उखाड़ कर देखा है? यदि आप इसे उखाड़ कर देखेंगे तो इसके जड़ में कुछ गांठें पाई जाती हैं, इसके रूट में कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि यह गांठ क्यों पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सर, जो गांठें पाई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दलहनी फसल में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि दलहनी फसलों में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है।
और प्रोटीन का कंटेंट कहीं ना कहीं, नाइट्रोजन इज द रिचेस्ट सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में हमेशा ज्यादा होती है सर, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्ट नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि यह इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है। जब तक यह नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में सर नहीं होगा, तब तक यह सॉल्युबल नहीं होगी प्लांट के लिए। तो बड़ी समस्या आ गई सर दलहनी फसलों के पास तो, है दलहनी फसलों के पास बड़ी समस्या आ गई फिर तो। इसको नाइट्रोजन चाहिए भी है, हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट भी है, लेकिन उसको ले नहीं पा रहा है ये। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि इसको चाहिए नाइट्रेट के फॉर्म में। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, प्रकृति हमारे साथ है। ऑटोमेटिक स्वयं दलहनी फसल के जड़ में नेचर ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया को भेजे, जो बैक्टीरिया एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब सबसे बड़ी बात यह आ गई, अब सबसे बड़ी बात यह आ गई सर, कि वह बैक्टीरिया अगर आपके लिए काम कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है आपसे। देखिए, कहीं ना कहीं रिलेशन जो चलते हैं म्यूचुअलिस्टिक चलते हैं, म्यूचुअली चलते हैं, म्यूचुअली चलते हैं। अब इनको म्यूचुअली चलाने के लिए बैक्टीरिया तो क्या कर रहा है सर, इनके गांठ में प्रेजेंट है। अब वो बैक्टीरिया जैसे ही गांठ में आया, तो उसने अरहर की फसल से पूछा या दाल की फसल से पूछा कि हम तो आ गए हैं तुम्हारे पास, हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देंगे, बदले में तुम क्या दोगे हमको, बताओ जरा। तो दलहनी फसल के पौधों ने बोला, भैया हम आपको रहने का जगह देंगे, खाने के लिए खाना देंगे, है ना, बहुत सारी चीज देंगे। तो कहा चलो ठीक है, ये तो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो सहजीविता है सर ये। लेग हीमोग्लोबिन में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना एक सहजीविता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और बदले में इन बैक्टीरिया को क्या मिलता है, रहने की जगह, आवास और भोजन। ठीक है, जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, राइजोबियम है ना, एनाबिना है, ये सब ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो कि दलहनी फसल के जड़ में पाए जाते हैं। अब मेरी बात और सुनना, इनके पास ऐसी क्या खूबी है जो दूसरों के पास नहीं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिलेक्टेड अमाउंट में है। इनके पास एक जीन पाई जाती है सर, निफ जीन। इनके पास एक जीन पाई जाती है, निफ जीन। इसके माध्यम से ये एनवायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देते हैं। एक समस्या इसके साथ ये है सर, कि निफ जीन अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो ये तुरंत खराब हो जाती है, तुरंत डेट हो जाएगी। तो लो, हर एक चीज के साथ समस्या है। भैया बैक्टीरिया भी आ गया, दलहनी फसल की जड़ में एग्रीमेंट दोनों के बीच म्यूचुअली साइन हो गया कि हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके आपको देंगे, आप बदले में आवास और भोजन हमें उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बाद में एक टर्म एंड कंडीशन निकल आई बैक्टीरिया की, क्या, कि भैया हमारे पास एक जीन है जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं, और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो हम मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी मर जाइएगा। तो तुरंत क्या किया, प्लांट ने लेग हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कर दिया रूट नोड्यूल में। ठीक है ना। चलिए, अब रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो भी ऑक्सीजन वहां पर है उसको ट्रैप करके बाहर निकालना या ट्रैप करके रख लेना। तो लेग हीमोग्लोबिन गुलाबी कलर की जो पाई जाती है तो रूट नोड्यूल में, दलहनी फसल की जड़ों की गांठों में, उसका रोल यही है सर कि वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रैप करती है, ऑक्सीजन को निफ जीन के संपर्क में नहीं आने देती। तो इसका मतलब है कि लेग हीमोग्लोबिन कहां पाया जाएगा, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, है ना, लेग्यूम ग्लैंड्स में। मैंने डिटेल में इसलिए आपको बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं ये चीजें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सर। आइए, कह रहा है इनमें से कौन जीवित प्राणियों का कौन सा एक समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। स्पीसीज और जीनस दो चीजें होती हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दो चीजें होती हैं। एक तो बेटा, जैसे आपने मैं आपसे बता देता हूँ, सबसे इजी जो होता है, सबसे इजी जो है, सबसे सरल जो है, सबसे सरल जो होता है, मैं आपसे अगर कह दूं यहाँ पे कि सबसे इजी जो चीज है वो क्या है, जैसे कि आपने आम का नाम सुना हो, आम का साइंटिफिक नेम अगर हम आपसे पूछे तो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब यह मैंजीफेरा क्या है सर, यह मैंजीफेरा होता है जीनस, और इंडिका होता है स्पीशीज। इसका प्रतिपादन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, उन्होंने किया था।
इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण भी कहा जाता है सर। जीनस और स्पीसीज, स्पीसीज बता रहा है जाति और जीनस बता रहा है उपजाति। तो हर एक व्यक्ति का साइंटिफिक नेम जो होता है वो हमेशा दो पार्ट में होगा, एक जीनस एक स्पीसीज। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें स्पीसीज एक ही है सब में, जैसे इंडिका हो तो इंडिका इंडिका इंडिका, स्पीसीज सबका सेम हो। बताओ, चीनी चीनी लोग, अमेरिकी लोग, भारतीय लोग तथा काले अफ्रीकी लोग, चीता शेर तथा बिल्ली, कबूतर पेडुकी तीतर छिपकली मगरमच्छ तथा सांप। जल्दी से जवाब दीजिए मैडम, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पाता है। जल्दी से बताइए, और ना बता पाई तो बताइए, हम बता दें आपको। अच्छा, नकल भी करा दिया गया, उसके बाद भी तुम लोग नहीं बताओगे। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे चीनी लोग मतलब आदमी ही, और आदमी है तो होमो सैपियंस, साइंटिफिक नेम क्या, होमो सैपियंस, ठीक है। अमेरिकी लोग हैं वो भी आदमी है, होमो सैपियंस। भारतीय भी आदमी है, होमो सैपियंस, और काले अफ्रीकी लोग भी भारतीय हैं, होमो सैपियंस। अब होमो क्या है, जीनस, और सैपियंस क्या है, स्पीशीज। तो कहीं ना कहीं चाहे चीनी लोग हों, चाहे भारतीय हों, चाहे अमेरिकी हों तथा चाहे निग्रोज हों, ये बेटा क्या है, होमो सैपियंस ही है ना। और सैपियंस का मतलब क्या हो गया, सैपियंस का मतलब हो गया एक तरीके से स्पीशीज, सबकी क्या है शेर। अब चीता शेर अगर बिल्ली का आप लेंगे, चीता पैंथरा टाइग्रिस होता है, पैंथरा टाइग्रिस। शेर पैंथरा लियो एशियाटिका, अगर एशियन लायन है तो। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिकस। तो एक तरीके से सबका स्पीसीज बेटा क्या चेंज हो रहा है ना। अब जब सबकी स्पीसीज चेंज हो रही है तो क्वेश्चन पूछा क्या, पूछा है कि एक ही स्पीसीज से संबंधित है ना, तो बात करता हूँ। तो होमो सैपियंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों को सही है, जल्दी से बता दो फटाफट। इजी क्वेश्चन था कि नहीं, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था बहुत इजी, मानते हैं कि नहीं है भाई, था बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, या पके फल के लेटेक्स से। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई लीफ, रूट, लेटेक्स विदाउट ड्राई फ्रूट, लेटेक्स फ्रॉम ड्राई फ्रूट। जल्दी से बता दो, ओपियम किससे ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम, अफीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक तरीके से इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, लेकिन लोग इसको नशे के तौर पे भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। एनर्जेसिक कंपाउंड होता है सर, दर्द निवारक होता है एक तरीके से, है ना। और भी इसके कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं अफीम के, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हम्म, क्या बात है, बता नहीं पा रहे, जल्दी से बताइए। चलिए, अफीम जो होता है मैं आपको बता दूं, अफीम जो होता है, अफीम जो होता है सर ध्यान रखिएगा, बिना पके फल बागवानी में जो इसके फल होते हैं उनमें चीरा लगाया जाता है और चीरा लगा के छोड़ दिया जाता है। अब जब चीरा लगा के छोड़ देते हैं तो एक इसमें से लिक्विड निकलता है, और यह लिक्विड जैसे ही हवा के संपर्क में आता है यह सूख जाता है, और जैसे ही ये सूखा इसको क्रिस्टल फॉर्म में क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। इसी को हम बोलते हैं अफीम, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, अफीम, ठीक है। और अफीम को मैंने आपको बताया था कि एक एनाल्जेसिक कंपाउंड के तौर पर भी यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक का मतलब एक तरीके से दर्द निवारक, ठीक है, दर्द निवारक के तौर पर भी यूज किया जाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है, मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, क्विनाइन। जल्दी से बताएं फटाफट। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, एट्रोपिन है, या क्विनाइन। एक मिनट बेटा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, क्विनाइन। बिल्कुल सही जवाब लोगों का, मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर। केमिकली इसको आइसोलेट किया था बेटा मॉर्फिन के फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। मॉर्फिन इज द करेक्ट जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए
अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं ये बताना है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? हाउ डू द मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर? ये जवाब देना है, जल्दी से बताइए। फटाफट, दिमाग नहीं लगाना, जल्दी से बताओ। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये तो एक तरीके से फैक्ट वाले क्वेश्चन है यार, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। How do the most insect respire? Skin, phloem, from the lungs, vocal system कहाँ से आ गया? अच्छा ये तो देख लिया हम इंग्लिश, वोकल सिस्टम नहीं होता, टाइपिस्ट हमारे गलती कर देते हैं कभी कभी। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। जवाब दीजिए। ट्रैकियल सिस्टम, जल्दी से बता दें। कुछ लोग का सही है, इसमें ट्रैकियल सिस्टम होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट रेस्पायर थ्रू ट्रैकिया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और मैं पूछूंगा स्पाइडर के लिए, वो भी इंसेक्ट है। मकड़ी कहाँ से रेस्पायर करती है, कौन बताएगा? मकड़ी कहाँ से रेस्पिरेशन करती है, कहाँ से श्वसन करती है, जल्दी से बताओ। देखते हैं कौन बता सकता है। हाँ ये थोड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन है, बताइए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। किसी का जवाब नहीं है। मुझे पता है। बुक लंग्स। क्या होता है बेटा? बुक लंग्स, ध्यान रखिए। स्पाइडर रेस्पिरेट थ्रू बुक लंग्स, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है। तो मकड़ी कहाँ से श्वसन करेगी बेटा? हमेशा बुक लंग्स से। बताइए, थोड़ी आवाज खराब है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? ये अभी प्लस पे चल रहा है, मेरा न्यू बैच चल रहा है प्लस पे, ध्यान रखिएगा। यदि आप अनअकैडमी यूपीपीएससी के स्टूडेंट हैं, प्लस पे हैं आप, तो प्लस पे 2:30 बजे से मेरा बैच चल रहा है, न्यू बैच है, 2:30 PM से चल रहा है। और यह बैच मेरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। तो आपको जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसका जरूर प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, तो मैंने पढ़ाया भी है, जल्दी से बताइए। विच कम अंडर द फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप? प्रथम पोषक के स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? जल्दी से बताइए, फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल। जल्दी से बताओ, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत कौन आता है? चलिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये पिरामिड बना दिया जाए ऐसे, और पिरामिड में यदि मैं बना देता हूँ ऐसे, तो आपको पता है कि फूड चेन की शुरुआत जो होती है वो बेटा हमेशा प्लांट से होती है। प्लांट को खाने वाला हिरण है, और वो हिरण को खाने वाला शेर है। तो मैंने बताया था कि जो पहला है उसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, है कि नहीं? तो पोषण के स्तर की शुरुआत हमेशा प्लांट से होती है सर, ध्यान रखिएगा। प्लांट नहीं होंगे तो वह कभी भी इकोसिस्टम या फूड चेन स्टेबल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा सर। प्लांट के बिना तो इकोसिस्टम खत्म ही है ना। ये एक तरीके से रेबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस जो पढ़ाई की थी उसमें बताया भी गया था, है ना। की स्पीसीज है भैया, की स्पीसीज है, बिना प्लांट के कुछ संभव नहीं है। प्लांट जरूर बचाएं, ठीक है, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी। हरित पादप आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मूव नहीं करता है, ये भी एक प्रकार के सजीव होते हैं, इनमें भी लाइफ होती है, लेकिन ये बस मूव नहीं करते हैं, बाकी रिस्पॉन्ड करते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो आज का सेशन मुझे लग रहा है यहीं पे समाप्त हो गया है। मैं एक बार आपको बैच कोर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आज भी मैं आपको एक बैच के बारे में बता रहा हूँ सर। मेंस का ऑप्शनल हमारे यहाँ चल रहा है, इसको जरूर ज्वाइन करें सर। बहुत ही खतरनाक खतरनाक टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। पब्लिक एड, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ठीक है, जरूर ज्वाइन करें।
बाकी यूपीपीएससी प्रेजेंट विजय को यूपीपीएससी पीसीएस की मेंस के बैचेस आ गए सर। अगर आपका प्री निकल गया है तो मेंस के बैचेस का एक्सेस आपको मिल सकता है। यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो DSYT लाइव कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन लें। DSYT लाइव और एक कोड ऑपी मैं और बताऊंगा आपको। बाकी उद्गम बैच पेपर 2 और पेपर 3 का चल रहा है RAR 2021 में, तो इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बाकी सर जितनी तैयारियां हम लोग कराते हैं सर देख लीजिए। यूपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, लेखपाल, पीई और ऑप्शनल कोर्सेज, इनमें से यदि आप कोई भी परचेज करना चाहते हैं या आप इसके अलावा भी कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप कोड इस्तेमाल करिए दीपेंद्र 10। ये लगा हुआ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दीपेंद्र 10। या बड़ा लग रहा है आपको, अगर कोड टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक और कोड है DSYT लाइव, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, कोई समस्या बेटा आप सबको? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर हम रूबरू होंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और कमेंट सेक्शन में जाके भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ध्यान रखिएगा, आप इसके बारे में और लोगों को बताएं, इसको शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।